हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का पेपर, जो कि आपका 2026 का है। और आपके इस बार 2026 में जो एग्जाम हो रहा है, ये आज का पेपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। क्योंकि अधिकतर जगह यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। मैंने दो तीन स्कूलों का देखा, जिसमें तीनों चारों स्कूलों में यही क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है आपका। और इसमें अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो 100 में 100 नंबर पाने की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर अगर आपके कॉलेज में आ गया तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि आप पूरा पढ़ के जाएंगे, यहाँ से पूरा पढ़े रहेंगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और इस बार हिंदी में टॉप करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने, कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है, आपको पता होगा कि भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग कौन सा है आपके, खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है। और यहाँ बच्चे ने पहले ही गलत कर दिया, छायावादी युग टिक करके चला आया। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं तो आप यही टिक करके आएंगे, भारतेंदु युग खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। तो ध्रुव स्वामिनी जो आपकी रचना है, इसकी विधा क्या है आपको पूछा गया है। तो आप जानते हैं नाटक है ये। नाटक है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की ये आपकी नाटक है ना। और आपकी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी नाटकें हैं, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाक यज्ञ, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपकी इस बार के लिए। अगर आपका ये ध्रुव स्वामिनी नहीं पूछा जाता तो जन्मेजय का नाग यज्ञ पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, ये सभी आपके जयशंकर प्रसाद की नाटकें हैं। और यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक नाटक है, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। अगर पूछ लिया जाता है तो आप ऐसे बता देंगे। और जो नारी के अधिकारों और पुनर्मिलन की समस्या पर आधारित है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, यहाँ पर कुटज है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की रचना है। प्रसिद्ध निबंध है ये, कुटज प्रसिद्ध निबंध है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और आपका यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया है चिंतामणि, ये तो आप जानते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। फिर आपका पंच परमेश्वर किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद्र की है। अब फिर आपका यहाँ पर चंद्रकांता दिया गया है। चंद्रकांता किसकी, देवकी नंदन खत्री की है। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं आपको यहाँ पर बताना है, तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे कि कौन द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विकल्प देखेंगे हम, सदल मिश्र। सदल मिश्र कौन थे, सदल मिश्र हैं आपके पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं ना, सदल मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सदल मिश्र भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। फिर आपके पढ़ते हैं विकल्प बी, जो कि है मोहन राकेश। मोहन राकेश आपके हैं आधुनिक या नई कहानी के लेखक हैं। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके हैं ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके छायावादोत्तर युग के। हजारी प्रसाद द्विवेदी छायावादोत्तर युग के हैं। आपके यहाँ बचते हैं सरदार पूर्ण सिंह, जो कि हैं द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह आपका ये राइट विकल्प हो जाता है, सरदार पूर्ण सिंह। तो ये आपका सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, क्या दूसरे का दूसरे का है सूरदास। नहीं, सूरसागर के रचनाकार है। तो सूरसागर सूरदास, सूरसागर सूरदास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकदम इजीली सभी बच्चे यहाँ पर बता देते हैं कि सूरदास जी इसके लेखक हैं, सूरसागर के रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। है ना। और ये कृष्ण भक्ति शाखा की अनन्य रचना है, बहुत ज्यादा अच्छी रचना है ना, अनन्य रचना है। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो तुलसीदास दिया गया है, ये रामचरित लिखे हैं, आपको पता होगा। कबीर का बीजक प्रसिद्ध है। जायसी के लिए आपका क्या प्रसिद्ध है, पद्मावत। अगर पूछा जाता है आप बता देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि अगेन आपके सूरदास जी हैं, है ना। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, तो प्रियप्रवास गलत हो गया, क्योंकि द्विवेदी युग का है ना। प्रियप्रवास आपका द्विवेदी युग का है। फिर आपका कौन सा है, फिर आपका यहाँ पर साकेत। साकेत जो है, साकेत आपका, साकेत भी द्विवेदी युग का है, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त का है ना, मैथिली शरण गुप्त का है।
इसलिए साकेत भी आपका द्विवेदी युग का है। फिर ये द्वापर, द्वापर भी द्विवेदी युग का। कामायनी आपका छायावाद का है ना, छायावाद का है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का, छायावाद से है। तो ये आपका द्विवेदी युग का नहीं है, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर घ, छायावाद। छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो आप जानते होंगे द्विवेदी युग जो है 1900 से 1918 या 1920 तक माना जाता है ना। तो 1918 या 1920 के बाद का है आपका छायावाद। तो 18 से 1938 तक, 18 से 1938 तक आपका छायावाद युग है। सी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यातायात शब्द से आशय है। यातायात शब्द से आशय क्या है? आना जाना। आना जाना यातायात से शब्द से आशय है कि आना जाना होता है। यातायात मतलब आना जाना। ठीक है। सड़क हादसे से बचने के लिए आवश्यक है अच्छा वाहन होना, अच्छा चालक होना, या अच्छी सड़क होना। ये सभी चीजें तो जरूरी है ही है, लेकिन अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सड़क दुर्घटना होती रहेंगी, हादसे होते रहेंगे। इसलिए सबसे जरूरी क्या है आपका? यातायात नियमों का पालन करना है ना। यातायात नियम का पालन करेंगे तो दुर्घटना हादसे बहुत कम होंगे, है ना। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दे दिया गया है, इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर दो दिए होते हैं अथवा में करके, आपको किसी एक का करना होता है। फिर इसी तरीके से आपके पद्यांश दिए हैं, पद्यांश भी आपको निम्नलिखित पद्यांशों का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके उत्तर मैं पूरा लिख करके नीचे लाया हूँ, वो आपको दिखा दूंगा। ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए आगे फिर देखते हैं पद्यांश। फिर आपका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन सा रहने वाला है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला साहित्यिक परिचय, जो पूछा ही जाएगा। और सेकेंड नंबर पे है आपका सरदार सरदार पूर्ण सिंह का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये दोनों एकदम से अच्छे से रट लीजिएगा। इसको नहीं रटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सूरदास का, तुलसीदास का, है ना। और भूषण का बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। इनको मैं दिखा दे रहा हूँ लास्ट में किस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आपके जिले में जो अपठित नाटक है उसका विशेषताएं बतानी है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पठित पठित है, ठीक है, अपठित नहीं है। पठित नाटक है जो कि आपके जिले के अनुसार होगी, उसका आपको प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपके दो संस्कृत गद्यांश दे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित उसका अनुवाद करना है। ठीक है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन से इदम नगरम प्रधानम केंद्र अस्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद कर देना है और संदर्भ भी लिखना है। ये पूरा मैं लास्ट में दिखा दूंगा किस तरीके से लिखना है, और मुझे डायरेक्ट बढ़ना है आप पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन पे करुण तथा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए रहने वाला है, अक्सर पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। अनुप्रास तथा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास तथा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। यहाँ पर आपका दो दो नंबर के क्वेश्चन है, ये 6 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोहा और चौपाई आप अच्छे से रट लीजिएगा। अनुप्रास और उपमा अलंकार, रूपक अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करुण रस, हास्य रस, है ना। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर आपका इसका अभी मैं उत्तर दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। फिर यहाँ पर है, अपने क्षेत्र में गंदगी से निजात पाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। फिर किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम पर लिपिक पद है तो उनकी नियुक्ति के पत्र लिखिए, है ना। फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई, भारतीय कृषि और विज्ञान, पर्यावरण की सुरक्षा। तो पर्यावरण और आतंकवाद और ये भ्रष्टाचार और भारतीय कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं निबंध। एक निबंध अच्छे से आप रट लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा सारे निबंध, जिससे कि आप कोई भी पूछ लिया जाए आप कर सके। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय इस तरीके से लिखना है आपको। सबसे पहले इसको आपको एक ब्रैकेट में बना करके आपको इसको लिखना है, संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है। संक्षिप्त जीवन परिचय में 8 पॉइंट मिनिमम आप रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम, शिक्षा, फिर आजीविका,
मुख्य संपादन जो है मृत्यु, इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। फिर आपका इनका जीवन परिचय इस तरीके से संक्षेप में लिख दीजिएगा 2 लाइन में। फिर यहाँ पर इनकी आपकी साहित्यिक परिचय स्टार्ट होगा। साहित्यिक परिचय अच्छे से लिखने के बाद आपको इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं इस तरीके से लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय मैंने इस तरीके से लिखा है। इसमें भी 8 पॉइंट आपको उसी तरीके से लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से लिख देंगे आप। ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस 2-3 पॉइंट याद करिए, फिर जीवन परिचय उसी को संक्षेप में लिख देना होता है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसमें आपकी रचनाएं जरूर लिखिएगा, रचनाओं पे 2 नंबर मिलते हैं। अगर रचनाएं आपने नहीं लिखा तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। रचनाएं अच्छी खासी लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका बलिदान कहानी पर जो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन उसका है, ठीक है। सारांश पूछा गया था, यहाँ कहानी का सारांश दिया गया है इस तरीके से, है ना। तो सारांश ये इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से लिखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हास्य रस और करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं? इष्ट वस्तु के विनाश या प्रिय व्यक्ति के वियोग या किसी बड़ी हानि के कारण हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे करुण करुण रस कहते हैं, ठीक है। मनि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। तो इस तरीके से ये इसका उदाहरण हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हास्य रस। हास्य रस के लिए उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। शीश पर गंगा हंसे भुजनि भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तब का ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेंगे मजे मजे में। हास्य रस का है, किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा वाणी चेष्टा और आकार को देखकर हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं, है ना। इस तरीके से परिभाषा भी सिंपल एकदम वर्णों वर्डों में आपको दिया है यहाँ पर। फिर आपके यहाँ पर अगला है अलंकार की परिभाषा लिखिए, है ना। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, आवृत्ति माने बार बार आना, से अधिक बार होती है ना। वहां एक बार से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तमाल तट तन तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तावर्ण की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, है ना। राघव राजा राम, ये भी आप लिख सकते हैं अच्छे से, राजा राम। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कोई भी एक उदाहरण लिख दीजिएगा। यहाँ पर रावण की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आपके नीचे दिया गया है उपमा अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 11 के लिए, कक्षा 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य समान गुण वाली वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन यहाँ पर जा है, ये आपकी तुलना की गई है, मन मन की तुलना की गई है पीपर के पत्ते से। पीपर के पत्ते से जब पीपर के पत्ते से मन की तुलना की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जब कहीं तुलना की जाती है उसी के समान गुण रखने वाली दूसरी वस्तु से, है ना, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला। छंद कौन सा है? छंद आपका यहाँ पर दोहा छंद पूछा गया है। दोहा छंद, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोरठा और आपका चौपाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर है उदाहरण। उदाहरण क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। फिर यहाँ पर बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चाय चार, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर 13-13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है। प्रथम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और इस तरीके से इसकी मात्राएं भी दिखानी है, बहुत अच्छे से दिखाना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से दिखा दिया है, आप देख लीजिएगा। और त्रुटि के लिए, यहाँ पर जो त्रुटि हुई बोलने में उसके लिए माफी मांगता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो फ्लो में गलत हो गया था, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर अगला है क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, मात्राएं पूरी आपको दिखानी है। मात्राएं नहीं दिखाएंगे तो आपको नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और ये जो एस की तरह बना होता है, ये होता है अर्थ मतलब गुरु, 2 मात्राएं, यानी कि जहां पर बड़ा आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है ना, बड़ा ऊ आ रहा है, तो वहां पर आपका 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 2 मात्रा होती है, यानी गुरु होता है, और लघु मात्रा एक होता है ना। आ,
ई, ऊ, इसके लिए, ठीक है। तो लघु मात्रा होती है। फिर आपको यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होता है आपका निबंध लिखना। निबंध आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहिएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।